मित्रों, घटनाक्रम शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद बोलता हूं संजय पीटर जी का, जिन्होंने उत्तरांचल डायरीज को अपना कीमती सहयोग दिया, जिससे उत्तरांचल डायरीज को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है, मिल रही है, मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में भी इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद यूं लुटाते रहेंगे उत्तरांचल डायरीज और मेरे ऊपर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने पूछा था कि जिम कॉर्बेट साहब की उम्र तब क्या थी जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला बाग मारा। इसका जवाब कुछ लोगों ने अभी दिया है, लेकिन मैं अभी उस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं इसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। इस प्रश्न का जवाब आपको इस एपिसोड के बाद जो नई कहानी शुरू होगी उसमें दूंगा। तब तक आप लोग पता लगाइए कुछ मेहनत कीजिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब जिस जगह पर बैठे थे उसके सामने पहाड़ पर ऊंची ऊंची घास और झाड़ियां थी। तो इनको सामने देखने में उससे बाधा हो रही थी, सामने स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे। लेकिन तभी उन्हीं झाड़ियों में से इन्होंने इतना बड़ा बाघिन का सर निकलते हुए देखा। फिर पूरी बाघिन बाहर निकल आई। वो बहुत धीमी चाल से वो जो सपाट मैदान, जो खेत था, जो 20 फुट ऊंचा तट था, उसके साथ साथ चली आ रही थी। और उसकी जो नज़रें थी वो सीधे जिम कॉर्बेट साहब की तरफ थी। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब तो चट्टान के पीछे छिपे हुए थे ना, दो चट्टानें थी, ऐसे और ऐसे, तो पीछे वाली में थे। उनका सिर्फ सिर वाला हिस्सा, इतना हिस्सा ऊपर दिख रहा था। और इसको उन्होंने अपनी हैट से ऐसे करके अपनी आंखों तक छुपा लिया था। मतलब खुद देख रहे थे लेकिन सामने से इनको ना देख पाए कोई। अगर ये अपनी तरफ से कोई हलचल नहीं करते तो इन्हें कोई नहीं देख सकता था। जो भी लगता उसको कोई या चट्टान पड़ी है, पत्थर पड़ा है, वो यही सोचता। ये अपनी राइफल को शिला में टिकाकर बिल्कुल स्टैचू बनकर बैठे हुए। अब बाघिन इनकी अपोजिट डायरेक्शन से आकर बैठ गई थी। ये उसे बड़े आराम से शूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा फिर एक मुश्किल आ गई थी। बाघिन जहाँ पे बैठी थी और ये जहाँ पे बैठे थे, उन दोनों के बीच में एक चीड़ का एक पेड़ आ गया था, मोटा सा। पेड़ के एक तरफ बाघिन, एक तरफ ये, और पेड़ में आधा इधर उसका सर और आधी तरफ उसकी पूंछ का हिस्सा दिख रहा था। अब उसका जो सारा शरीर था वो पेड़, मोटा पेड़ था, उसके तने से छुपा हुआ था। वो कई मिनटों तक तो अपने घाव पर भिनभिना, जो मक्खियाँ वगैरह भिनभिनाने लगती है, मच्छर मक्खियाँ आती है, उनको उड़ाती रही। फिर फाइनली वो खड़ी हुई और 3 कदम आगे बढ़ी। फिर इनकी तरफ बगल करके, यानी कि ये साइड इनकी तरफ करके, नीचे जो खाई में बकरियां थी उनको देखने लगी और देखती रही। अब जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी कोहनियों को सपाट चट्टान में टिकाया और उस जगह पर निशाना साधा जहाँ पर इन्होंने सोचा था कि बाघिन का दिल होगा, और हल्के से घोड़ा दबाया। धाए की आवाज़ आई और जिस जगह पर गोली लगी वहाँ पर धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी। तो क्या जिम कॉर्बेट साहब का निशाना चूक गया था? मैंने यहीं पर अपनी कहानी को छोड़ा था और आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो इस बात का जवाब जानने के लिए दोस्तों अब हम चलते हैं घटनाक्रम में, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ। दोस्तों, करीब 8 साल पहले जब ये बाघिन एक जवान खूबसूरत बाघिन थी, एक जानवर थी, तब उसका मुकाबला एक शाही से हो गया था, ऑक्यूपाइन जिसको बोलते हैं। उसमें शाही के बहुत सारे कांटे इसके शरीर में धंस गए थे और ये बुरी तरह से घायल हो गई थी। और जिस समय ये घायल हुई थी उस समय इसके साथ इसके बच्चे भी थे, छोटे। ये वाले बच्चे नहीं जो अभी ये जिम कॉर्बेट साहब ने 4-5 दिन पहले जो मारे, ये वाले नहीं। वो बच्चे शायद इसके पहले या दूसरे लिटर के रहे होंगे। शाही के कांटों से घायल हो जाने के कारण ये अपना जो नेचुरल, जो इसकी जो शिकार था, जैसे घुरड़, काकड़, जंगली सुअर या सांभर, ऐसे जानवरों को नहीं मार पा रही थी। तो इसने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब ये उन्हें मारकर अपने बच्चों के साथ मिलकर खाती थी। वैसे तो ऐसा करके इसने कोई जो प्रकृति के जो नियम हैं उनके खिलाफ तो कोई काम नहीं किया था, मैं तो यही मानता हूँ और आप भी यही मानेंगे। लेकिन जो हमारा इंसानी कानून है, इसमें तो ये हत्यारनी कहलाएगी ना, मर्डरर कहलाएगी ना, मैन ईटर कहलाएगी ना। यार ऐसे एक बात सोचो, कोई भी बाघ हो या तेंदुआ, इनका मुख्य भोजन क्या है? मांस। मांस ही होता है ना।
तो कोई घास या फल फूल तो खाता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति फलों की टोकरी लेकर जंगल से गुजरे और सामने बाघ आ जाए और वो उसके सामने फलों की टोकरी रख दे और बोले ले भाई ये फल खा ले और मुझे बख्श दे यार, मुझे जाने दे, ले ये तू खा, तो भैया बाघ क्या करेगा? ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं ना कि वो किसको खाने का चुनाव करेगा, फलों को या फल लाने वाले को। तो यार उसका फूडी मांस है। अब दोस्तों परिस्थितियों के दबाव में कोई जानवर को तो छोड़ो, इंसान भी ऐसा भोजन कर लेता है जो सामान्य स्थिति में वो खाने से जिसको परहेज करता है, नहीं खाना चाहता है लेकिन मजबूरी में खा लेता है। और इस तथ्य के आधार पर बाघिन ने अपने पूरे नरभक्षी जीवन काल में, जितने 8 सालों में, सिर्फ 150 आदमी मारे थे। अगर औसत देखा जाए तो एक साल में 20 से कम, वैसे बहुत ज़्यादा है लेकिन एक औसत। इन सब बातों के आधार पर जिम कॉर्बेट साहब इस निर्णय में पहुंचे थे कि वो इंसान को तभी मारती थी जब उसके साथ बच्चे होते थे, और घाव लगने के कारण अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जब वो अपना प्राकृतिक भोजन प्राप्त नहीं कर पाती थी तो आसानी से उपलब्ध होने वाला शिकार, जो आसानी से मिल जाए उसको जो भोजन, क्या हो सकता है, हम यार इंसान, वो इंसानों को ही चुनती थी। एक तो क्या है ना, इंसान हमेशा बाघ के सामने सरेंडर कर देता है, और मान लो अगर भागना भी शुरू करे तो क्या एक बाघ से ज़्यादा तेज या ज़्यादा दूर भाग सकता है? नहीं ना। अब ये तो खुद की किस्मत और बाघ के मन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। वो गाना तो आप लोगों ने सुना होगा ना, वो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ या सलूक किया जाए। तो यही बाघ के साथ जगह भैया, वो मार देगा तो ठीक, छोड़ देगा तो ठीक। तल्ला देश के निवासी इस नरभक्षी बाघिन से बहुत बुरी तरह से परेशान और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके थे। उसे मारने के लिए चट्टानों के पीछे छुपे हुए जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल उठाई और निशाना लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर मुश्किल आ गई क्योंकि काले घने बादल आ गए थे, तो उसकी वजह से उजाला बहुत कम हो गया था। उस पर इतनी दूरी से सही निशाना साधा, मतलब उसको निशाने पे लिया जा सके, ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब इन्होंने अपनी सपाट चट्टान पर अपनी जो कोनी थी वो टिका कर उस जगह पर निशाना साधा जहाँ पर इनको लगा कि बाघिन का दिल होगा। एक आइडिया लिया और गोली चला दी, धाएं। और उसके बाद इन्होंने पहाड़ पर धूल को उड़ते हुए देखा था। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था ना कि जिम कॉर्बेट साहब अपना निशाना से चूक गए थे। क्या मतलब, अभी फिर पूछा था क्या वो निशाने से चूक गए थे? यही प्रश्न उस समय उनके दिल में भी आया कि ये उसके दिल को तो नहीं बल्कि उसके पूरे शरीर को चूक गए हैं यार गोली लगने से। लेकिन फिर सोचे थे यार, जितनी सावधानी से इन्होंने फायर किया था उसमें निशाना चूकने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता था। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि गोली जो है जमीन में जाके धंसी? तो दोस्तों हुआ ये कि गोली बाघिन को लगी, लेकिन शरीर में एक साइड से घुसी और बिना किसी अंदरूनी जगह में लगे दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। गोली लगने से बाघिन एकदम से उछली और डर कर वहां से बिल्कुल उसने हुआ ऐसे भागी जैसे कोई घायल नहीं बल्कि सामान्य बाघिन हो, जबकि उसका कंधा जख्मी था, लेकिन उसने परवाह नहीं करी और बिल्कुल दौड़ती चली गई। और जब तक जिम कॉर्बेट साहब उस पर अपनी दूसरी गोली दागते वो तब तक इनकी आंखों से ओझल हो गई, गायब हो गई इनकी आंखों के सामने से। जिम कॉर्बेट साहब को अपने पर बड़ा गुस्सा आ रहा था यार कि अब इन्होंने बाघिन को उस टाइम क्यों नहीं शूट किया जब वो बिल्कुल सामने थी, और जब इन्होंने मतलब एक बढ़िया निशाना लगाने का इन्होंने एक मौका छोड़ दिया था, खो दिया था। बड़े गुस्से में थे अपने आप में। जब वो इनके सामने खड़ी होकर नीचे घाटी में बकरियों को देख रही थी तभी गोली चला देते। लेकिन चलो जो हुआ हुआ। फिर भी इन्हें इतना विश्वास था कि अब बाघिन इनसे बच के नहीं जा पाएगी, ये उसे जरूर मार देंगे। इनका कॉन्फिडेंस उस समय एक अलग ही लेवल का हो चुका था। मतलब बिल्कुल, अरे अब तो मैं इसको मार ही दूंगा। जिस तरफ बाघिन चली गई थी उसी तरफ जिम कॉर्बेट साहब ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। अब तो आराम से दौड़ सकते थे ना, ठीक हो गए थे। और उस गड्ढे की 20 फुट ऊंची दीवार पर पहुंच गए। फिर उसके ऊपर के सपाट खेत में भागे और उस जगह पर पहुंच गए जहां से बाघिन दिखाई देनी बंद हो गई थी। अब यहाँ से इनको बाघिन यहाँ से गायब हो गई थी। यहाँ पर पहुंचकर इन्होंने देखा कि उस जगह से आगे की तरफ एक 40 फुट गहरी खाई थी जो स्लेटी पत्थरों के ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से होकर जाती थी।
बाघिन इसी जगह से लंबी लंबी छलांगे मारकर अपना निकल गई थी। जिम कॉर्बेट साहब उस जगह पर बैठे और जैसे वो बर्फ़ गाड़ी होती है ना, मतलब फिसल पट्टी, हमारे पहाड़ में फिसल पट्टी कहते हैं, तो फिसल पट्टी की तरफ फिसलते हुए नीचे की तरफ चले गए, अपने हिप्स के बल बैठ के ऐसे करके ढलान पे उतर गए। क्योंकि पिरूल होता है, पिरूल में आसानी से फिसल जाते हैं। पिरूल बोलते हैं चीड़ के पेड़ के पत्तों को। इन्हें पूरा विश्वास था कि बाघिन इसी पगडंडी के साथ साथ गई होगी। पगडंडी की सतह जो थी, जो उसका जो तो बहुत सख्ती थी, इस वजह से उस पर बाघिन के पगमार्क नहीं दिखाई पड़ रहे थे। पगडंडी के दाहिनी ओर चट्टानों वाली जमीन पर एक जलधारा थी और इसके बगल में एक बहुत सीधी चढ़ाई वाला घास का पहाड़ था। एक पहाड़ था जिसमें घास थी। पगडंडी की बाईं तरफ एक पहाड़ी थी जिसमें चीड़ के कुछ पेड़ उगे हुए थे। इस जगह से कुछ दूरी तक का रास्ता जो है वो बिल्कुल सीधा था और जिम कॉर्बेट साहब करीब 50-60 गज तक इस रास्ते में दौड़े भी। लेकिन तभी इन्होंने एक घुड़ड़ की जो है अलर्ट कॉल सुनी और ये रुक गए। उस एरिया में केवल एक ही ऐसी जगह थी जहां पर घुड़ड़ खड़ा हो सकता था और वो इनकी दाहिनी तरफ के घास के मैदान पर ही था। जो दाहिनी तरफ का जो घास का मैदान था वहीं पर पॉसिबल था कि एक घुड़ड़ खड़ा हो पाए। इन्होंने सोचा कि बाघिन इस जलधारा को पार करके पहाड़ के ऊपर चली गई होगी, मतलब गधेरे को पार करके ऊपर चढ़ गई होगी। और ये देखने के लिए जैसे इन्होंने अपना सिर ऐसे करके पहाड़ के ऊपर को उठाया तो इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनके आदमी ऊपर वो अवतल पर्वत जो घोड़े की काठी के आकार का था वहां से कुछ आवाज कर रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं। इन्होंने उनकी तरफ देखा तो वो इशारा कर रहे थे कि, मतलब इशारा करके बताया था कि आगे आगे साहब, और आगे जाइए, यहाँ और आगे। बाघिन इसी दिशा में जा रही है। जैसे इशारे से बताया जाता है तो उस तरह से वो इशारा कर रहे थे। ये तुरंत फिर से दौड़ पड़े और एक मोड़ पर घूमने के बाद इन्हें पगडंडी पर ताज़ा खून दिखाई पड़ गया। अब ब्लड इनको मिल गया, ब्लड मार्क्स भी मिलने शुरू हो गए। दोस्तों असल में होता क्या है, जानवरों की जो खाल होती है वो ढीली होती है। जब किसी खड़े हुए जानवर पर गोली लगती है और वो तेजी से दूर भागता है तब उसकी खाल का छेद और उसके मांस के छेद ये एक सीध में नहीं रहते हैं, ये ऐसे होते रहते हैं, ये ना यूं यूं करके एक सीध ऐसे सीध में नहीं रहते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जब तक जानवर तेजी से दौड़ता रहता है तब तक उसके शरीर से खून नहीं निकलता है। लेकिन जब जानवर के भागने की रफ्तार कम हो जाती है और दोनों जो होल होते हैं दोनों आसपास आ जाते हैं तो खून बहने लगता है। जानवर जितना धीरे चलता है खून उतना ही ज़्यादा बहता है। और अगर ये निश्चित करना हो कि जिस जानवर पर फायर किया गया है उसे गोली लगी भी है या नहीं, तो उसका समाधान करने का एक ही तरीका है कि आप ठीक उस जगह पर जाकर देखिए जहाँ पर गोली लगते समय वो जानवर खड़ा था। आप उस जगह पर जाइए और वहाँ पर जाके देखिए। अगर वहाँ पे आपको जानवर के बाल दिखाई पड़े तो इसका मतलब होता है कि उस जानवर को गोली लगी है, तभी वो बाल उसके उड़े हैं, गोली से जल के उड़ जाते हैं। और अगर वहाँ पे बाल नहीं है तो ये निश्चित है कि वो गोली जानवर को नहीं लगी है, वो कहीं निशाना चूक गया है। ये एक आम सी धारणा, या आम सी मतलब बड़ी कॉमन बात है ये। इस मोड़ को पार करने के बाद बाघिन ने अपनी चाल थोड़ा हल्की कर दी थी। चाल तो हल्की कर दी थी लेकिन फिर भी वो दौड़ रही थी। वो जैसे पहले तो फुल गैलअप लेकर दौड़ रही थी पूरा, लेकिन अब वो अपनी कैंटर चाल में आ गई थी। जैसे ऐसे नहीं किट 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 दौड़ते हैं, आप लोग कुत्तों को भी देखा होगा धीरे धीरे दौड़ते हैं, तो वो कैंटर चाल कहलाती है, उस पर आ गई थी। इस बात का अंदाज इन्हें उसके खून के धब्बों को देखकर लग रहा था। अब उसके नज़दीक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत तेज़ी से दौड़ लगा दी। ये दौड़ते हुए अपनी जो बाईं तरफ का जो पहाड़ था उस पर एक उभरी हुई जगह पर पहुंच गए। वहां से ये रास्ता एकदम न्यून कोण में मुड़ जाता था, एकदम से ऐसे और ऐसे मुड़ जाता था। भाई न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम थोड़ा, मतलब उस उभरी हुई जगह से रास्ता एकदम से मुड़ जाता था। क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिरूल था, पाइन ट्री का फॉरेस्ट था, तो पिरूल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। तो ये अपनी स्पीड में कंट्रोल नहीं कर पाए और पिरूल पे फिसल गए। अब जब फिसले तो ये पहाड़ से सीधे नीचे की तरफ फिसलने लगे, खड़े खड़े फिसलने लगे नीचे की तरफ। जिस जगह से ये फिसले वहां से नीचे एक बहुत भयानक घाटी थी। अब ये नीचे की तरफ फिसलते चले जा रहे थे, मतलब इनकी हालत खराब थी। करीब 10-15 फुट नीचे एक बुरांश का नया नया पेड़ उग रहा था। दोस्तों आप में से कई लोग बुरांश क्या होता है इस बारे में शायद नहीं जानते होंगे, नहीं पता होगा आप लोगों को। पहाड़ के लोग तो जानते हैं बुरुश वगैरह, लेकिन कई जो प्लेन्स के आप लोग हैं आप लोग नहीं जानते होंगे।
तो मैं आपको बताता चलूँ और मौका लगा तो फ़ोटो भी लगा दूँगा। बुरांश या बुरुंश बहुत सुंदर फूलों वाला एक पेड़ होता है। ये उत्तरांचल का राज्य वृक्ष है तथा और ये नेपाल में है और बुरांश के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। गर्मी के दिनों में ऊंची पहाड़ियों पर ये जो फूल है ये जब खिलता है तो जो पूरी पहाड़ी है वो पूरी लाल दिखने लगती है। ये हिमाचल प्रदेश में भी होता है। अच्छा, वैसे इसका जो वनस्पतिक नाम है वो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम एसएम है। इसे अंग्रेजी में रेड्रोड्रैगन और संस्कृत में कुरवाक के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्च से अप्रैल के महीने में खिलता है। अमूमतः ये समुद्र तल से 1500 से लेकर 3600 मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। इसके फूलों से बना शरबत जो है वो हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसकी पंखुड़ियों का उपयोग मांसपेशियों का दर्द, सर दर्द और फीवर को दूर करने के लिए किया जाता है। बहुत फ़ायदेमंद ये मतलब पेड़ है। लोग इसका इस्तेमाल शरबत, स्क्वाश या जैम वगैरह बनाने में भी करते हैं। इसके साथ ही इसकी चटनी भी हमारे घरों में बहुत पसंद की जाती है। बड़ी स्वादिष्ट चटनी बनती है। दोस्तों, इसकी तारीफ़ के बारे में मैं अगर बताने लगूँगा तो एक पूरा एपिसोड चला जाएगा। तो ये ब्रांच को हम यहीं पर रोक कर अब हम लौटते हैं अपनी मूल कहानी पर। लाइट चली गई है। पहाड़ी से फिसलते हुए जिम कॉर्बेट साहब के हाथ में ब्रूच के वो पेड़ जो नया नया उगला था वो पकड़ में आ गया और इस छोटे से पेड़ के करीब 2-3 फुट आगे नीचे जाकर फिर वो भयानक खाई थी और नीचे खाई इतनी गहरी थी कि क्या बताऊँ। वहाँ पे गधेरा भी था उस खाई में। गधेरा मतलब मैंने कई बार बताया ना, पहाड़ी जलधारा, कई बार बता चुका हूँ पहले। इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो पेड़ जड़ से उखड़ा नहीं। हालांकि वो थोड़ा सा झुक गया था लेकिन टूटा नहीं। उसकी वजह से ये अटक गए। इन्होंने बहुत धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे पकड़ा उसको और फिर धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाना शुरू किया और वहाँ पे जो मट्टी थी उसमें अपने पैर जमाते हुए ये ऊपर की तरफ पगडंडी की तरफ अब चढ़ने लगे। इस जगह पर बहुत ज़्यादा ऊंची और मतलब घनी और ऊंची घास उगी हुई थी। आमतौर पर जिसे फर्न कहते हैं। इसमें फूल नहीं होते हैं, सिर्फ पत्तियाँ होती हैं, लेकिन पत्तियाँ भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। बाघिन के नज़दीक पहुंचने का एक मौका तो इनके हाथ से निकल चुका था। अगर फिसलते नहीं तो बाघिन तक पहुंच जाते, लेकिन इनके सामने उसका पीछा करने के लिए खून के धब्बे मौजूद थे। इसलिए इन्हें जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पगडंडी जो पहले उत्तर की तरफ गई थी अब बहुत तीखी चढ़ाई वाली एक घने जंगल से पहाड़ के पश्चिम की तरफ जा रही थी। जिम कॉर्बेट साहब इस रास्ते पे करीब 200 गज, हाँ 200 गज और आगे बढ़े होंगे और पहाड़ के बगल में एक खुले से मैदान में पहुंच गए। दोस्तों, मैं मैदान बोल रहा हूँ लेकिन ये मैदान पहाड़ों में नहीं होते, इनको ये खेत होते हैं, सीढ़ीदार खेत। ऐसे ऐसे ना आपने देखे होंगे सीढ़ीदार खेत। अब कोई खेत उनमें से जो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा और ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसके लिए इस किताब में मैदान शब्द का उपयोग किया गया है। मैं पहाड़ी आदमी हूँ, मैं जानता हूँ पहाड़ में इस तरह के मैदान नहीं, खेत ही होते हैं। जिम कॉर्बेट साहब का आइडिया था कि बाघिन जो घायल थी वो इससे आगे तो कहीं नहीं जा पाई होगी, इस मैदान से आगे नहीं जा पाई होगी और वहीं कहीं छुपी बैठी होगी। इसलिए अब ये उस मैदान में बहुत सावधानी से और सतर्क होकर आगे बढ़ने लगे। लाइट आ गई, थैंक। अब इनकी नज़रें अपने आसपास का पूरा ब्यौरा ले रही थी कि अब क्या कहाँ क्या है। इस मैदान में बहुत ऊंची और घनी घास के अलावा छितरी भी, झाड़ झंकार भी उगी हुई थी। जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि एक बाघ जिसने अपने घाव का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया हो गया, अब तो बदला लेना है, तो भारत के जंगलों में मिलने वाला जो है ना सबसे खतरनाक जानवर होता है। अब ये बाघिन जिसे हाल में ही बहुत गहरी चोट लगी, 2-2 बार लगी, और जिसका गुस्सा उसने 6 बकरियों को मार के निकाला था, एक बार में 6 बकरी मार दी। और इन्होंने जब उस पर गोली चलाई तो तब जिस तेजी और फुर्ती से वो कूद कर भागी थी उससे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा था कि 5 दिन पहले उसकी टांग पर जो गोली, मतलब कंधे पर जो गोली का घाव लगा था, उसमें उससे कोई असुविधा नहीं हो रही है। ऐसा लगा था उसको देख के जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। जिम कॉर्बेट साहब जानते थे कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये उसका पीछा कर रहे हैं, मतलब जिम कॉर्बेट उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो भी बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर घात लगा कर बैठेगी
जहाँ पर ये उसकी मारक दूरी पर आ जाए, मतलब कि इन पर एक बार में अटैक कर सके। और वो तो हो सकता है कि वो इनको एक ही बार जो है फायर करने का मौका मिले, एकदम सामने से आ जाए, ये फायर करे और उतनी देर में वो झपट जाए ना, एक ही मौका मिले, दूसरी बार मौका ही ना मिले। तो इन्होंने राइफल के बोल्ट को पीछे खींचकर उसमें भरी अपने कारतूसों का बहुत सावधानी से उनको चेक किया, और जब ये सेटिस्फाइड हो गए कि उसमें वही कारतूस थे जो इन्होंने हाल में ही कोलकाता की मैटन से खरीदे थे, वहीं से ये खरीद के लाते थे, तो उन्हीं में से ये कारतूस थे। तो इन्होंने उसे चैम्बर में वापस रखा और फिर सेफ्टी लॉक को खोल दिया। अब सेफ्टी लॉक खोल के राइफल तैयार। जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस एरिया की घास कमर तक ऊंची थी, बाघिन के खून की धार भी इसी के बीच से होकर जा रही थी। बाघिन इनके दाहिने या बाएं कहीं पर भी घात लगाए हुए बैठी हो सकती थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने सामने की ओर करीब 10 फुट की दूरी तक ऐसे 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 10 फीट की दूरी तक अपनी जो आंखें थी इनको जमा कर चलना शुरू कर दिया, बड़े गहराई से देखना शुरू कर दिया, मतलब एक्सरे करना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसी पोजीशन में अपने सर को घुमाना और मोड़ना समझदारी नहीं होती है। सेकंड्स का काम होता है, इतना मोड़ा पतला का इधर से अटैक कर दिया, इधर मोड़ा इधर से कर दिया। तो अब ये अचानक इन्होंने क्या देखा कि इनसे करीब 1 गज की दूरी पर कुछ हलचल सी हुई है। 1 गज कितनी होती है 1 गज? ये समझ गए कि वो बाघिनी है, और वाकई में वो बाघिनी थी जो इन पर कूदने की बिल्कुल तैयारी कर रही थी। वो भूख से व्याकुल तो थी, और अब अपने अंतिम संघर्ष के लिए भी जो है वो बिल्कुल बेचैन हो रही थी, लेकिन वो इनके ऊपर कूद नहीं पाई। क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा यूं उठी इन पर कूदने के लिए, जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी पहली गोली उसके मारी उस पर, जिससे उसका पूरा शरीर जो था, बॉडी, उससे उसको झचकोर कर रख दिया। और दूसरी गोली ने उसकी गर्दन को तोड़कर उसका काम तमाम कर दिया। दूसरी गोली गर्दन पर लगी और बाघिन खत्म। मतलब तल्ला देश की नरभक्षी बाघिन फिनिश। दोस्तों, कई दिनों की तकलीफ, तनाव और खाली पेट रहने के कारण जिम कॉर्बेट साहब का शरीर कांपने लगा था। इन्हें उस जगह पर पहुंचने में बहुत कठिनाई हुई थी जहां पर रास्ता न्यून कोण पर मुड़ता था, जो पता ना ऐसे करके मुड़ता था, और वहां पर एक छोटे से ब्रांच के पौधे ने इनकी जान बचा दी थी। अगर वो पौधा वहां पर नहीं होता तो ये गहरी चट्टानों पर गिरकर इनकी जीवन लीला जरूर समाप्त गई होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि ये फिनिश हो जाते उस दिन। अब गांव के सारे लोग और इनके आदमी अभी भी उसी वो उत्तर प्रदेश वाले पहाड़ पर खड़े थे। इन्होंने अपना सिर हिलाकर, वो अपना हैट हिलाकर उनको इशारा किया, आ जाओ आ जाओ। तो सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए नीचे की तरफ दौड़कर आने लगे। इनके 6 साथी दूसरे गांव वाले से थोड़ा पहले इनके पास पहुंच गए थे, और सब जिम कॉर्बेट साहब को बधाइयाँ वगैरह दे रहे थे कि अरे साहब बहुत बहुत बधाई, आपने गांव वालों को मुक्ति दिला दी, और ये जो भी सब रहा होगा। अब गांव वाले भी नीचे आ गए थे। अब तक बाघिन को एक खंबे से बांधा गया, और फिर सभी लोग तल्ला देश, जो गांव था तल्ला कोट, उसकी ओर चल पड़े। गांव में बाघिन को ला करके एक फूस की जो एक सैया तैयार करके उस पर लेटा दिया गया, जिससे कि गांव की अन्य महिलाएं और बच्चे उसे आराम से देख सकें। जिम कॉर्बेट साहब अपने कैंप में चले गए, अपने तंबू में, अपने टेंट में, और इतने हफ्तों के बाद बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पहले तो खाना खाया, वो किया, और फिर करीब 1 घंटे के बाद लोगों की भीड़ से घिरे हुए ही, मतलब ये घिरे हुए हैं, लोगों ने इनको घेरा हुआ है, इन्होंने बाघिन की खाल निकालनी शुरू कर दी। घेरा बना हुआ है लेकिन ये अपने काम में लगे हुए हैं। इनकी 275 बोर की जो कोमल नोक वाली, जो निखिल के खून से फटने वाली गोली थी, जिसे इन्होंने 7 अप्रैल को इस बाघिन के ऊपर चलाया था, वो बाघिन के कंधे पर ये जो बॉल और सॉकेट वाला जो जोड़ होता है ना, ये बॉल सॉकेट जो होता है ना, ये ऐसे वाला, ये इस पर जाकर फंसी हुई थी। फिर इन्होंने दूसरी गोली उस पर तब चलाई थी जब वो पेड़ से फिसल कर हवा में नीचे गिर रही थी। याद है आपको? गांव वालों को दिखाने के लिए कि मैं तो ऐसे हवा में भी गोली मार देता हूँ। फिर तीसरी गोली जब वो पहाड़ पर चढ़ रही थी तब इन्होंने चलाई थी, आपको याद होगा, और ये दोनों गोलियां उसको नहीं लगी थी। फिर 12 अप्रैल को दागी गई चौथी गोली उसके शरीर के आर पार बिना किसी हड्डी से टकराए निकल गई थी। अंत में 5वीं और 6ठी गोली ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। उसकी दाहिनी अगली टांग और कंधे से
ये ऑक्यूपाइन के लगभग 20 कांटे निकले शाही के, जिनकी लंबाई 2 से लेकर 6 इंच तक थी। ये उसकी मांसपेशियों में बहुत बुरी तरह से घुस के जम गए थे और यही वो कारण थे जिनसे वो नरभक्षी बनी थी। बाघिन की मौत के अगले दिन इन्होंने पूरा दिन उसकी खाल की साफ सफाई करने में निकाला, उसको सुखाने में पूरा समय, उसी के खाल के ऊपर पूरा समय इन्होंने अपना व्यतीत किया। और फिर 3 दिन बाद अपने बुरे समय को पीछे छोड़कर ये अपने घर मतलब नैनीताल सेफ्टी से पहुंच गए। अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर बिल बेंस, उन्होंने बहुत इज्जत और बड़े प्रेम के साथ डूंगर सिंह और उसके भाई को अल्मोड़ा बुलवाया और फिर एक सार्वजनिक समारोह करके उन्हें सम्मान दिया। और इसके साथ साथ जिम कॉर्बेट साहब की तरफ से उनको धन्यवाद बोला कि जिम कॉर्बेट साहब की आपने मदद करी, उसके लिए जिम कॉर्बेट साहब आपको धन्यवाद भी बोल रहे हैं। नैनीताल लौटने के 1 हफ्ते के बाद सर मालकम हैली ने इन्हें लाहौर के एक कान के सर्जन कर्नल डिक का पता दिया और उनसे मिलने के कहा, भैया पता है, जाओ और जाके मिलो उनसे, तुम्हारा कान ठीक कर देंगे। सर्जन कर्नल डिक ने अपने अस्पताल में इनका 3 महीने तक इलाज किया। अब इस 3 महीने के इलाज के बाद इनके जो सुनने की क्षमता थी वो काफ़ी हद तक अच्छी हो गई और अब ये पक्षियों की आवाज़ें और संगीत सुनने के फिर काबिल हो गए। हैप्पी एंडिंग, राइट? तो ये कहानी थी दोस्तों तल्ला देश के नरभक्षी की, जिसको ख़त्म करने के लिए इस गोरे साधु ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, उस हालत में मारने के लिए चला गया। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को जिम कॉर्बेट साहब की ये तल्ला देश के आदमखोर बाघिन के खात्मे की घटना? प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना यार, प्लीज़। और बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ, फिर एक और कोई नई सत्य घटना को सुनने के लिए। दोस्तों मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि उत्तरांचल डायरीज़ आपका अपना चैनल है, इसे खूब प्यार और खूब आशीर्वाद दीजिए, साथ साथ दुआ कीजिए कि ये बहुत जल्दी ही एक नए और ऊंचे मुकाम पर पहुँचे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, आप आए। जो भी महिला और पुरुष मित्र, हाँ भाई साहब, आप मैडम, आप भी, हाँ आज चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं ना, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर उत्तरांचल डायरीज़ को दिया है, अपना कीमती समय निकाला है। अब मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ कमेंट तो ज़रूर करें। आप लोगों के कमेंट्स के पढ़कर ना मेरी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा एक प्रार्थना और है दोस्तों, अगर हो सके तो थैंक यू वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं और अपनी श्रद्धा से 40, 100, 200 या उससे ज़्यादा जो भी आपकी श्रद्धा हो वो ज़रूर डोनेट करें यार, वो कृपा करें डोनेट करने की। यार मेरी इस बात को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, बल्कि मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड हमेशा आपको यही मिलेगा। कभी हाँ हो सकता है पर्दा चेंज हो जाए, जब बहुत गंदा हो जाएगा तो उसको चेंज कर दूंगा। बाकी मैं कोई आर्टिफिशियल कुछ बनावटी कुछ नहीं लगा सकता हूँ, मुझे आता भी नहीं है। मुझे सीधे कहानी सुनाना आता है, बस वही मैं सुनाता हूँ। थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो डालना आता है, वो डाल देता हूँ, ठीक है। तो आई एम नॉट ए यूट्यूबर, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं हूँ। एक अदना सा हूँ जो एक कहानी सुनाने के लिए आया हूँ और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों फ़िलहाल तो मेरे को आप आज्ञा ही दे दीजिए शटर डाउन करने की। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब अभी शटर डाउन करूँगा तो जब शटर खोलूँगा तो फिर कोई एक नई कहानी लेकर के आऊँगा ना, तो तब तक के लिए तो मुझे आज्ञा देनी पड़ेगी आपको, और आप लोग बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। तो फिर दोस्तों मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों से किसी एक नई घटना के साथ। तब तक का लिए बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।